अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। काफ़ी खुशी हुई आप लोगों का कमेंट देखकर कि सर मेरा 100 प्लस मेरा 120 प्लस मार्क्स आएगा और आपके चैनल से काफ़ी प्रश्न मैच किया। तो चलिए आप ही लोगों के अनुमान पे मैं 23 अगस्त और 24 अगस्त के पूछे गए प्रश्नों का आंसर की लेकर आया हूं, जो कि 25 और 26 अगस्त वालों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ बता दूं कि कम समय में अगर बेहतर तैयारी करना हो किसी भी एग्ज़ाम की, तो एकमात्र संस्था जीके स्टडीज़ बाय राहुल सर में आपका फिर से दिल से स्वागत है। और सिर्फ मेरा मेहनत काम नहीं आया है, आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया और दिखाया कि मेरे अंदर काबिलियत है, मैं भी सक्षमता देकर बीपीएससी वालों की तरह बन सकता हूं। और बीपीएससी से भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों में लिया गया है, ये बीपीएससी वालों से कम क्वेश्चन नहीं है। तो आप और हम लोग सब लोग एक परिवार हैं, किसी में कोई द्वेष की भावना नहीं रहनी चाहिए, हम लोगों को आपस में बिल्कुल उलझना नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन दोनों दिनों के आंसर के, और साथ ही साथ आप प्यारा सा कमेंट करेंगे कि ये प्रश्न था या नहीं था, और आपने कितना स्कोर किया है वो भी कमेंट करेंगे, मैं नाम लूँगा आपका। बहुत सारे शिक्षकों ने, मेरे बड़े भाई बहनों ने कमेंट किया है कि चैनल आपका काफ़ी मददगार रहा और मेरा स्कोर 100 प्लस होगा। और जिनका 70-80 होगा, क्या वो लोग पास नहीं होंगे? बिल्कुल पास होंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सक्षमता 3 वालों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा चैनल, और जो वीडियो बना दिया हूँ वही काफ़ी हो जाएगा। साथ ही साथ सीटेट की दिसंबर की जिनको बेस्ट तैयारी करनी हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करनी हो, तो ज़रूर ज्वाइन कर जाएं राहुल सर को, यानी जीके स्टडीज़ को। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, सममित रेखाओं से लिया गया था। एक अर्धवृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? तो सबसे पहले बात हम लोग कर लें अर्धवृत्त की, तो ये कुछ इस प्रकार से होंगी अर्धवृत्त, इस प्रकार से अर्धवृत्त होंगी। तो इसको 2 बराबर भागों में, देखिए सममित रेखाएं क्या होते हैं कि वैसी रेखा जो हम किसी आकृति में खींचते हैं तो उसे बराबर भागों में एक दूसरे को वो ढक दे पूर्णतः। तो एक खींचने के अलावा और कोई हो सकता है इसमें, ये इधर पलटिएगा तो इसे पूरा ढक देगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 1। अब आप हमको बताइए कि ए में, लेटर ए में कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं आप? बताइए ज़रा, कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं? समझ गए होंगे आप लोग। इधर से खींचिएगा तो ये ढक पाएगा नहीं ना, तो इसमें भी केवल 1। तो सममित रेखाओं से प्रश्न आ रहा है, इसे आप देख लेंगे, सीटेट के पैटर्न में बोला ही था। देखिए नेक्स्ट है, समाजवाद की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? समाजवाद की शुरुआत, ये देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से भी किया था मैंने आपको गौरवपूर्ण क्रांति बताई थी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद फ्रांस की क्रांति, और समाजवाद क्या है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, कमेंट में इसका जवाब देंगे। कलर बदल लूँ। समाजवाद की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? इटली, जर्मनी, रूस या चीन में? इटली, जर्मनी कहाँ? आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैंने जो गेस किया और यहाँ जो गेस करूँगा वो सक्षमता 3 में, और ये 25-26 का जो एग्ज़ाम होना है इसमें से तो रहेगा ही। ये जो आंसर की मिलवा रहा हूँ इसमें से आपका 20% क्वेश्चन मैच कर जाएगा, एकदम गारंटी है। और सक्षमता 3 में जो पढ़ाया उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। और ये मेरा मेहनत नहीं, आप लोगों ने पढ़ा, आपका मेहनत रंग लाएगा। निम्नलिखित में किसमें फाइबर पाया जाता है? तो अनाज में, सही है। फल और सब्जियां में, देखिए मैंने एक ट्रिक बताया था, वो प्रयुक्त सभी आए तो उसके साथ चले जाइएगा। लीजिए, सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाउस बोट मुख्य रूप से मिलता है, देखिए सीटेट का एक और प्रश्न आ गया। तो मैं बताया था डल झील कहाँ है, उलर झील कहाँ है, लोकटक झील कहाँ है, और उसी में चर्चा किया था कि जब वहाँ पर्यटक जाते हैं तो छोटे छोटे बोट में वो क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं उस झील में। तो जम्मू और कश्मीर में डल झील है,
और जम्मू और कश्मीर का हाउस बोट कहाँ मिलता है? तो जम्मू और कश्मीर में। और छोटे छोटे डोंगा की बात की जाएगी, डोंगा, तो चले जाइएगा केरल में। रहा बात की ओन्नम, ओन्नम कहाँ? तो ये केरल में नौकायान होता है। टेपियोका, टेपिओका तो यह एक फल है जो अलुआ की तरह होता है, और ये भी केरल चले जाइएगा। पेरियार झील तो केरल चले जाइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई, इंडिया गेट तो दिल्ली। देखिए, इस चैनल पे पढ़ने का यही फ़ायदा होगा कि एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न जानने को आपको मिल जाता है। तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारे एस्पिरेंट्स सीटेट दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएं। प्लेलिस्ट बन चुका है, उसमें आपको मैं 100+ करने की गारंटी खुद लूँगा, वो भी बिना किसी फ़ी के। कोई चार्जेज आपको नहीं देनी है। लेकिन हाँ, मैं कोई PDF नहीं देता हूँ, सिर्फ वीडियो के माध्यम से। PDF मांग दीजिएगा तो मैं आपको अपने चैनल से रिमूव कर दूँगा, समझ जाइए। नहीं करूँगा, मांगते रहते हैं आप लोग। कोशिश करूँगा कि इस साल मैं PDF भी बनाऊँ, समय नहीं मिलता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मधुमक्खी अपना मधु कहाँ से प्राप्त करती हैं? फिलहाल ही में चर्चा किया था इसका, तो फूलों से। मधुमक्खी कहाँ रहती हैं? तो छत्ते में। मधुमक्खी कहाँ रहते हैं? छत्ते में। जब इन्हें शहद मिल जाता है फूलों से तो ये भिनभिना कर यानी नाचने लगती हैं, तो और मक्खियों को पता चल जाता है कि इसको शहद मिल चुका है, चलो एक ही तरफ भागो। और मधुमक्खी के छत्ते में मात्र एक रानी मक्खी होती है, बाकी सैनिक मक्खी होते हैं जो नर होते हैं। क्या होते हैं? नर होते हैं। और अक्टूबर से नवंबर माह के बीच इनकी खेती, इन्हें पाला जाता है। और साथ ही साथ इनके खेती को, पालन को क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। समझ गए आप लोग? क्लास 4 के ये SCERT पर्यावरण में दिया हुआ है। तो एक रिक्वेस्ट हम आप लोगों से यही करेंगे कि मैं जब प्राइवेट स्कूल छोड़ा था तो बोला था कि प्राइवेट वाले केवल लूटते हैं, जो सरकारी बुक है अगर मन से पढ़ा दिया जाए, बच्चे मन से पढ़ लें, केवल बच्चों का ट्रैक पकड़वा दिया जाए, तो ये प्राइवेट का ठगना जो चल रहा है आजकल, ये बंद हो जाएगा। तो मेरे चैनल पे अगर जितने शिक्षक जुड़े हैं, जहाँ भी जिस विद्यालय में हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ आप नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अपना पूरा जी जान लगा दें। बच्चे भी आपसे प्यार करें, पेरेंट्स भी, और माहौल बदल दें अपने एरिया का। चलिए नेक्स्ट। मेरा उद्देश्य सिर्फ वही है, और मुझे दक्षिणा में सिर्फ यही चाहिए कि आप जिस स्कूल में हैं वहाँ पे बच्चे आपका नाम लें, वहाँ से अगर आप जा रहे हैं तब भी आपका नाम लें, वो गर्व की बात होती है। मैं स्कूल तो छोड़ा प्राइवेट, लेकिन आज भी वहाँ के बच्चे कॉल करते हैं कि सर ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे पढ़ा दीजिए, दे दीजिए, मैं हेल्प कर देता हूँ। सुंदरवन का दूसरा नाम क्या है? तो सुंदरवन का दूसरा नाम है मैंग्रोव वन। ये सुंदरवन कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरवन का नाम क्या है? तो मैंग्रोव वन। चलिए एक और प्रश्न आया था, ये शंकुधारी वृक्ष वाला। बर्फीले एरिया में कैसे वृक्ष होते हैं? तो शंकुधारी। टैगा वन में कैसा वृक्ष होता है? तो शंकुधारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। साथ ही साथ आप कमेंट करेंगे कि ये सब प्रश्न था या नहीं था। जो लोग जाहिल गंवार होते हैं वो तो अभद्र कमेंट करेंगे ही, अब उनके लिए कोई उपाय नहीं है, मैं अपने चैनल से उनको रिमूव कर दूंगा। सीधी सी बात है, मुझे वैसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो निगेटिव माइंड से चलते हैं और निगेटिव सोच रखते हैं। हाँ, मैं भी गलती करता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, प्रश्न में गलतियाँ होती हैं। तो मैं तो अपना नंबर भी दे चुका हूँ आपको, 9939594899, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उस प्रश्न को डालिए कि सर ये आपने मिस्टेक किया या गलती किया, तो मैं अगले वीडियो में बता देता हूँ। जैसे साइमन कमीशन मैंने बता दिया गलत, एक मैथ का प्रश्न गलत बता दिया था परिसर। जल्दबाजी में क्या होता है, आपको जल्दी वीडियो देने के लिए
परिसर पूछा है क्लास मार्क बता देना है, क्लास मार्क पूछा है परिसर बता देना है। तो ऐसा होता है। अरे 150 में 150 हम थोड़े सही कर देंगे चलिए, लेकिन हाँ 150 में 120 तो कर ही देंगे। बपौती का मूल शब्द देखिए हिंदी का, ये प्रीवियस सक्षमता 1 का प्रश्न है जो कि कराया गया था, बाप। तो मूल शब्द देख लीजिएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप, जाइए मेरे चैनल पे देखिए, तो केवल आप मैराथन देख जाइए सभी सब्जेक्ट का, जितना मैंने मैराथन दिया है, कम से कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। और रहा बात गणित का, तो आप सक्षमता के बाद भी और सक्षमता तक भी मैं बोला हूँ, जुड़े रहिए। राहुल सर स्पेशल क्लास प्लेलिस्ट है, उसमें आप जा कर के देखिएगा। माने अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में। लेकिन गणित सीखनी हो तो राहुल सर स्पेशल क्लास का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मैं गणित सिखाऊंगा। और गणित क्या है, कितना डरावना सब्जेक्ट है, आपको गणित से प्यार होना शुरू हो जाएगा। चलिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप, तो कवयित्री, कवित्री होता है। क्या होता है? कवित्री होता है। ट का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। तो आप प का उच्चारण स्थान देख लेंगे, क का उच्चारण स्थान देख लेंगे, 25-26 वाले या सक्षमता 3 वाले। रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? देखिए, ये रेखाखंड कहा है, लाइन सेगमेंट। तो रेखाखंड के पास 2 अंत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? 2 अंत बिंदु होते हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। और मैं बात करूं किरण की, तो किरण के पास सिर्फ एक अंत बिंदु होती है। जैसे टॉर्च का लाइट, सूर्य का प्रकाश ये अनंत तक जाता है ना, तो ये इधर कहीं भी एक्सटेंड हो सकता है। एक तो ये, इसे क्या कहते हैं? किरण। क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, ये भी चीज़ बताया था। तो किरण है ये। किरण के पास कितने बिंदु? तो एक। देखिए, यहाँ ये पूछा था तो हो सके कि रेखा के बारे में खाली पूछ दे, रेखा और हेमा मालिनी के बारे में। तो रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसे मापा भी नहीं जा सकता है, इसे आप मेजर कर सकते हैं स्केल के मदद से। चलिए अगला प्रश्न। आप लोग कुछ देखिए, मैं बोला ना कि कुछ नेगेटिव माइंड वाले यही सोचते हैं, जो मेरे हित साथी हैं ना, वही कमेंट वैसा करते हैं ताकि इसके चैनल पे व्यू ना जाए। लेकिन आप शिक्षकों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिए कि ये चैनल कैसा रहा, और कम से कम समय में आपने बहुत लेट से जुड़ा, आपको कितना फ़ायदा हुआ। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक अधिक से अधिक और कमेंट करें ताकि मेरा भी जोश बना रहे। 1-1 बजे 2-2 बजे रात को उठकर आपके लिए मैं प्रश्न सेट करूं और इसमें हम लोग मज़े मज़े में पढ़ाई करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिज्म के आधार की आकृति कैसी होती है? तो ये आयताकार होती है। और साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ और चर्चा कर दूं मैं आपको कि ये जो घनाभ होता है, घनाभ में 6 फलके जो पढ़ते हैं, ये प्रत्येक फलक एक आयत होता है। प्रत्येक फलक क्या होता है? अपने आप में एक आयत होता है। कितने शीर्ष इसके? तो 8 शीर्ष। कितने एड्स, भुजाएं कितने? तो 12। आयतन तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई घनाभ का। ये सब मैं पढ़ाया हूँ और आगे भी पढ़ाऊँगा। और वहीं अगर घन होगा तो उसका एक जो सतह होगा वो वर्ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पेड़ पौधे हवा में जल कैसे छोड़ते हैं? तो जो पत्तियों का छिद्र होता है स्टोमेटा, उसके ज़रिए या स्टेम के ज़रिए जो पौधे जल छोड़ते हैं वायुमंडल में, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन। और मैंने हाल ही में अभी क्लास 8 के पूरे साइंस के पार्ट का MCQ करा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। वो रहेगा BPSC TRE 4 के लिए और CTET दिसंबर वालों के लिए और झारखंड टेट 2024 के लिए। वो भी देख लेंगे पूरा, 1-1.5 घंटा का वीडियो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ पौधे की बात आ गई तो ये भी जान लीजिए। पौधे का रसोई घर, रसोई घर किसे कहा जाता है? अरे रसोई घर, तो पौधे का रसोई घर कहा जाता है पत्तियों को। किसे? पत्तियों को। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। और पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है?
छिद्रों को। तो ये छिद्रों को कहा जाता है रंध्र। हिंदी में क्या कहा जाता है? रंध्र। और इंग्लिश में स्टोमटा। क्या कहा जाता है? स्टोमटा। आ रहा है ना मज़ा इस चैनल पे? एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, केवल डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो लाइव अगर पढ़ा दूँ ना तो 30 दिन के पढ़ाई में सीटेट में 110 से 120 नंबर पे पहुंचा दूंगा। किसी भी परीक्षा का आप हमें सिलेबस बता दीजिए, मैं इतना बेटर तैयारी करा दूंगा। देखिए, और साथ ही साथ एक अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, तो सबकी इच्छाएं मैं पूरी नहीं कर सकता हूं। बहुत कमेंट आता है कि सर इस सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट का बना दीजिए, तो आपको मैं बता दूं एक वीडियो बनाने में मुझे 4 घंटा मेहनत करना पड़ता है। मैं समय निकाल के बनाऊंगा ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बनाऊंगा, लेकिन तुरंत मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ जो बीपीएससी TRE 1 से बीपीएससी TRE 1 में सेलेक्ट हुआ हूँ, और मेरा एम कुछ और है। बहुत सारे साथियों का भी सिलेक्शन करा देना है, और साथ ही साथ मैं सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाई हूँ, और सीटेट मैथ साइंस से पेपर 2 भी क्वालिफाई हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि कैसे मार्क्स लाना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, आज का तो जो तरीका है वो स्मार्ट वर्क कीजिए, ना कि हार्ड वर्क कीजिए। कम से कम समय में खोआ निकाल लीजिए, वही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें थोड़ा एडवांस ले लीजिए। जाइलम उत्तक होता है पादपों का, और फ्लोएम, ये दोनों काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो बीपीएससी TRE 4 वाले और सीटेट वाले देखेंगे। जाइलम जल का संवहन कराता है पौधों में, पादपों में, और ये खनिज लवण का फल। देखिए, फल खाइएगा तो आपको एनर्जी मिलेगा, तो खनिज मतलब खाना, फल माने खाना। तो फ्लोएम क्या कीजिएगा, फल खनिजों का ये संवहन कराएगा। और जौ से जाइलम, जौ से जल, ये जल का संवहन कराएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी है? तो ऑप्शन जैसे दिया होगा वैसे अकॉर्डिंग कुत्ता सर्वाहारी है। कितने बार मैंने ये प्रश्न कराया, हूबहू मैच किया हुआ सब प्रश्न है, और तब भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि एक भी नहीं लड़ा। नहीं, लड़ने का तो कोई कमेंट नहीं किए हैं। बहुत सारे शिक्षक किए हैं कि सर आपका पढ़ाया काफ़ी रंग लाया है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये गलत है, तरीका गलत है, तो आप मेरे चैनल पे ना जुड़ें महोदय। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आप किसी और पे जाएं, वहाँ 109 मैंने पैसा की बात मैं नहीं करूँगा। किसी चैनल पे ख़राब पढ़ाई नहीं होता है, सब लोग अच्छे पढ़ाते हैं। आपको जहाँ अच्छा लगे चले जाइए, मेरे चैनल पे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हवा से बिजली कौन तैयार करता है? तो जो पवन चक्की होता है ये हवा से बिजली तैयार करता है, और ये हवा जो है, वायु से जो एनर्जी उत्पन्न होगा, ये अनवीकरणीय संसाधन होगा। नवीकरणीय संसाधन होगा, अनवीकरणीय नहीं, मतलब पुनः ये मिलता रहेगा। और तमिलनाडु, गुजरात जैसे तटीय एरिया में ये सक्सेस है। नेक्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और भारत की ये सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है, साथ ही साथ बिहार की भी सबसे लंबी नदी है। बिहार के 12 राज्यों से गंगा नदी की प्रवाह होती है, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी। कौन सा? नील नदी। याद रहेगा आपको। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। अगर प्रश्न आया कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो जमुना आप लोग कहते हैं, यमुना। याद रहेगा ना इतना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी में मुख्यतः पाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो देख लीजिएगा आप मिट्टी में क्या पाया जाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं, भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा
और भारत की मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ है। साथ ही साथ पूरे विश्व में जो बिहार की मिट्टी है ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के उत्तरी और दक्षिणी भाग में कौन सा राज्य स्थित है? तो कह रहा है उत्तरी, यानी भारत के उत्तरी में, ये ऐसे ले लीजिए। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, और ये सबसे आपका दक्षिण में है। तो यहाँ देखिए उत्तर दक्षिण राज्य पूछा है, राज्य पूछा है, केंद्र शासित नहीं पूछा है। तो ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर तो मारा गया है लेकिन यहाँ राज्य पूछा है। तो कहीं एग्जामिनर ने आंसर आपका बदल दिया है। होना तो चाहिए था लद्दाख, लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ जाना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना होगा। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बोल रहा हूँ, और सक्षमता के लिए ये आंसर मान्य हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और केरल भारत की उत्तरी और दक्षिणी भाग में कौन सा राज्य स्थित है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये मारा गया होगा। हो सके कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन दिया गया हो उसमें यहीं दिया गया हो, तो इसके अकॉर्डिंग, नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और यहाँ है तमिलनाडु। समझ गए आप? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सवाल बनता है। देखिए मैं बार बार रिपीट करता था कि मोड वाला प्रश्न आएगा ही आएगा, और आया भी। मोड से बाहर निकालिए 9, घटाओ, मोड से बाहर निकालिए प्लस में। मोड में माइनस हो या प्लस, हमेशा बाहर निकलेगा तो प्लस होगा, और ये बाहर जो प्लस माइनस है वो जैसे का तैसे रहेगा। ये भी बाहर निकला 3 और ये प्लस 7, तो 9 व 7 मिल के कितना होगा? 9 7 16, घटाओ 8, बराबर में प्लस में 8 आया। प्लस दीजिए ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये क्या बताया था आपको कि जब भी मोड के अंदर, ये मोड के अंदर सवाल मिले और ये माइनस हो या प्लस, बाहर निकलेगा तो हमेशा क्या होगा? प्लस। इस पर का प्रश्न अभी भी आएगा। समय और काम का प्रश्न बताया था, हूबहू मैच कर गया था। गणित का तो जवाब ही नहीं। जो भी प्रश्न और भी आज तो ये हो गया आपका आंसर की। साथ ही साथ जिनका 26 को एग्ज़ाम है कल, उनके लिए 25 मैथ का सेट जो ला रहा हूँ, ऐसे में मैथ बताऊंगा कि जो 5 सेकंड 10 सेकंड में बन जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए आप जुड़िए, और सक्षमता 3 वालों को भी जोड़ दीजिए इस चैनल से। सीटेट वालों को भी आप जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल का फ़ायदा समझ में आया होगा तो आप ही मोटिवेट कर सकते हैं। और मैं अब ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, इसलिए कि आपने शेयर किया है और ये मुझे दिखता है। देखिए ये रीजनिंग का वर्ड एनालॉजी है, जो कि इसमें अंक संख्या एनालॉजी भी पूछेगा, वो संख्या सीरीज, और ये शब्द यानी शब्द का एनालॉजी है। तो कानून, वकील कानून समझाता है तो वैज्ञानिक विज्ञान को समझा देगा। तो इस आधार पर आपने 1-2 प्रश्न मैं करा दूंगा। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टालिन बना। तो आप हिटलर के बारे में देख लीजिएगा, फ्रांस के क्रांति में लुई 16वां के बारे में देख लीजिएगा, वर्साय के शीश महल में, वर्साय के शीश महल के निर्माण देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं देखना है आपको, चाहे नहीं भी देखिएगा तो कोई बात नहीं। 150 में राहुल सर आपको 120 प्लस अंक के लिए रेडी कर चुके हैं। मतलब पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए। और ये जो लोग यूट्यूब पे मीडिया वाले, उनके मुंह पे माइक लगा के जो पूछते हैं कि आपका पेपर कैसा गया और वो गुस्से में झल्लाते हैं, तो मैं बता दूं वो स्टडी अच्छे से नहीं किए हैं, जिसके वजह से वो ऐसे बोल रहे हैं। आप भी अगर नहीं पढ़े होंगे तो प्रश्न तो आपको नया लगेगा ना बिल्कुल। हर एक परीक्षा में 30 से 40% ऐसा प्रश्न होता है जो दूर दूर तक किसी किताबों में, किसी चैनल पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, मेरे भी चैनल पे नहीं। ये एग्जामिनर डालेगा ही डालेगा, इसी में तो कंपटीशन छुपा हुआ है। बाकी तो प्रश्न सभी कर लेते हैं, सभी पढ़े हुए हैं। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था ये कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं, पता कीजिएगा। लेकिन कांग्रेस की स्थापना तो सभी जानते हैं, सक्षमता वाले।
और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ वो सभी नहीं जानते, वो भी जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के पुराना नाम क्या था पूछ दे तब तो काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि डीप वो पढ़े नहीं, कहीं देखे भी नहीं प्रश्न। तो एग्ज़ामिनर हमेशा नया प्रश्न लाता है और आपको यूट्यूब पे भ्रमित नहीं होना है। राहुल सर के साथ अगर आप जुड़े हैं, 25-26 को आपका एग्ज़ाम है, तो गहरी सांसें लेना है, अपने भगवान या अल्लाह का नाम लेना है, मेरा नाम नहीं लेना है, ठीक है, चैनल का नाम भी नहीं लेना है, और जाके अपना बेस्ट देना है एग्ज़ाम में। अगर पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो तुक्का मारते रहिए और मीडिया में झल्लाते रहिए। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, कितने बार मैं बोला, एक बार 3 दिसंबर बोल दिया था, 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा हुआ। और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। आप इन सब चीज़ों को पढ़िए ना राहुल सर के साथ, काहे नहीं पढ़ते हैं। इस समय वाइस राय लॉर्ड डफरिन, कौन था, लॉर्ड डफरिन था। समझ में आ रहा है आपको प्रश्न। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी। और हाँ, कांग्रेस का अधिवेशन ज़रूर याद कीजिएगा। महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन 1924 में जो हुआ बेलगांव में, उसमें इसके अध्यक्ष, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। बिहार में पटना में इसका अधिवेशन कब हुआ, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। बांकीपुर जो था, और गया में इसका अधिवेशन कब हुआ। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। लगातार विषम संख्याओं का योगफल। देखिए अब आपको ये क्या किया, घुमा दिया था, अंक नहीं दिया। मैं बार बार चर्चा करता था कि 15 या 25 या 20 विषम संख्याओं का योगफल जब भी पूछता है तो उसी संख्या का वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वर्ग, मतलब उसी को उसी से गुना कर दीजिए। तो वो अब अंक नहीं दिया, आपको ऑप्शन में दे दिया कि मान लीजिए कि n कोई विषम संख्या है तो इसका योग क्या होगा, तो इसका वर्ग कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। यही तो था ऑप्शन में। मैं बोलता हूँ ना, वर्ड घुमा देगा लेकिन प्रश्न नहीं बदलेगा। चलिए 15 सेंटीमीटर को जब आप 10 से भाग देंगे तो 10 से भाग दिए तो ये 1.5, अगर सेंटीमीटर ऑप्शन में नहीं है तो ये 1 को हम लोग सेंटीमीटर बोलेंगे, और जो बाकी हिस्सा है इसे मिलीमीटर बोला जाता है। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे, एक बार और समझिए। इसको हम लोग 10 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं, आज जोड़ 5 मिलीमीटर, कोई तरीक़ा से समझ लीजिए। 10 मिलीमीटर का मतलब कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर, और ये मिलीमीटर में ही छोड़ दीजिए तो 5 मिलीमीटर। आगे आंसर बिना बदले आ जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका था। तो वो था 23 अगस्त के प्रश्नों का आंसर की, और ये है 24 अगस्त के प्रश्नों का आंसर की। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि ये प्रश्न था या नहीं था, क्योंकि मैं भी किसी के अनुमान पे लिया गया ये प्रश्न है। किसी ने बताया ये इस टाइप का प्रश्न था, तो मैंने एक शिक्षक की मदद किए तो मैंने ये वीडियो बना दिया, और इस पर आगे भी वीडियो और एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपको मैं बताते चल रहा हूँ, इसलिए समय लग रहा है। तो मुझे समय लग रहा है 4 घंटे का वीडियो बनाने में, और हमें पता है कि जिन लोगों का मार्क्स कम आएगा किस कारण से आएगा, वो 5 मिनट देखते थे, 5 मिनट दौड़ के वो चैनल, 5 मिनट वो चैनल, या स्किप कर देते थे। तो कीजिए, मुझे क्या, मेरा काम है पढ़ाना। जो पढ़ने की इच्छुक हैं वो तो पढ़ेंगे ही मेरे चैनल से, चाहे आप कितना भी अभद्र कमेंट कर लें, करते रहिए, मैं आपको रिमूव करते रहूँगा, चैनल से ही आपको हटा दूँगा। यहाँ से भी सेटिंग करके रखा हूँ। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है, तो बैरोमीटर। क्या है, बैरोमीटर। यहाँ कलर बदल देते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई। सोनार एक ऐसा तकनीक है जिसे समुद्र में छुपे वस्तुओं का पता लगा लिया जाता है। साउंड नेविगेशन रेंजिंग, जिसे सोनार कहा जाता है, ये ध्वनि के परावर्तन पे कार्य करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, आ गया ना प्रश्न।
गवर्नर जनरल से तो एक प्रश्न आना ही आना है, तो मैं एक ऑप्शन में चारों लिया था। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत का गवर्नर जनरल प्रथम सबकी मैं बात कर रहा हूँ, और स्वतंत्र भारत के अगर यहीं रहता, भारतीय नहीं रहता तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाते, लेकिन भारतीय लगा दिया। तो मैं बताया था कितने बार कि श्री राम गोपालचारी के साथ चले जाइएगा। ऑप्शन में पक्का लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा एकदम। एग्जामिनर आपके इतना इर्द गिर्द ऑप्शन देता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाइए, लेकिन मैं जो ऑप्शन सेट करता हूँ उसमें आपको कंफ्यूजन लायक नहीं छोड़ूंगा। एक ऑप्शन में 4-4 आंसर, 5-5 आंसर छुपा रहता है। देखिए यहाँ 4 आंसर छुपा होगा मेरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए मैं यहाँ ऑप्शन क्या क्या आपको देने वाला हूँ और दिया भी हूँ। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? आप जाइए तो मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में, तो आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, ब्रह्म समाज, उसके बाद प्रार्थना समाज हो गया, उसके बाद रामकृष्ण मिशन हो गया। बताया था ना अभी फ़िलहाल में 2-3 दिन पहले, एक परीक्षा से 2-3 दिन पहले इसकी चर्चा मैं किया था। तो ये आर्य समाज है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। दया दिखाइए आर्य साहब, दयाराम सरस्वती। कब? 1875 में। अब ये डेट के साथ आप उतना, क्योंकि ये मैं कभी कभी गड़बड़ कर देता हूँ, उतना एग्जैक्ट मेरा रहता नहीं है, देख लीजिएगा। ये कंफर्म है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम, बाद में रानाडे भी जुड़ गए इसमें, तो आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन तो स्वामी विवेकानंद, जो 1893 में शिकागो गए थे धर्म सम्मेलन में, धर्म सभा के सम्मेलन में, और ये काफ़ी युवा अवस्था में ही हम लोगों के बीच से चल बसे, लेकिन इनका योगदान रहा धर्म परिवर्तन में नहीं, धार्मिक कार्यों में। और 12 जनवरी को इन्हीं के जन्म दिवस पे युवा दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ सबसे बेस्ट चीज़ मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ कि ब्रह्म समाज, ये आर्य समाज की संस्थापक दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के आगे शायद मैंने टिक कर दिया था। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, और जो यहाँ ब्रह्म समाज लिखा था मैं, ये राजा राम मोहन राय। देखिए अगर यही मैं मिस माइंड कर देता तो बहुत लोग कहते हैं कि राहुल सर गलत पढ़ाते हैं। मैं उन चारों को बताना चाहा, लेकिन उसी के बगल में टिक हो गया। तो आर्य समाज के संस्थापक दयाराम सरस्वती, और ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। और इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। इन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। यानी ये जो राजा राम मोहन राय जी हैं, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के इन्होंने किया था 1827 में। तो निश्चित ही 1827 के करीब ही ब्रह्म समाज की स्थापना हुई होगी, ऐसे हम पकड़ते हैं। देखिए इतिहास जब आपको पढ़ाएंगे, या सामाजिक विज्ञान जो 6 to 8 का ये सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें लोग कहते हैं कि कैसे चीज़ों को याद करें, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको याद तो क्या, आपको बीपीएससी प्री के लिए मैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस पढ़ा दूंगा, और हमारे साथ साथ ही हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। और जो आगामी बीपीएससी 71वीं आने वाली है, जो भी शिक्षक बंधु भरना चाहेंगे मेरे साथ, मैं भी भरूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट ही है कि 25वीं बीपीएससी देना है। देखिए परीक्षा में फेल और पास से बिल्कुल नहीं डरिएगा। फेल वही होता है जो कोशिश करता है, और वो लोग क्या जाने जो आप पे ताने मारते हैं, जिनको ABCD का ए भी पता नहीं है कि ए होता क्या है। तो ताना मारने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। आ गया पंचायती राज। लीजिए, पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? तो संविधान की 9वीं भाग जोड़ी गई थी, 9वीं भाग में है। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का जिक्र हुआ था।
और इसके जनक कहे जाते हैं लॉर्ड रिपन। 1992 में शायद ये पंचायती राज 1992 या 93 ऐसे करके संविधान संशोधन के तहत 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। ये भाग 9 में है और इसके जनक लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। सबसे पहले नागौर ज़िला राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? कहाँ का? बिहार का या भारत का? तो ये आप 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का और साथ ही साथ बिहार का साक्षरता दर देख लीजिएगा, पुरुष का भी देख लीजिएगा और महिला का भी देख लीजिएगा। एग्जैक्ट डाटा ये मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा बता सकता हूँ कि शायद ये बिहार में 75 के करीब और ये 85 दशमलव कुछ भारत में। पुरुष साक्षरता पूछा है ना। चलिए आगे चलते हैं। 2000 यही प्रश्न रिपीट किया है तो आप देख लीजिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार ये प्रश्न। अरे कितने बार ये प्रश्न रिपीट कर गया भाई। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 5 ये शायद केंद्र और राज्यों के, देखिए इसे मैं एग्जैक्ट नहीं जा पा रहा हूँ, ऑप्शन लिया भी नहीं, प्रश्न केवल अगर ऑप्शन मुझे यहाँ मिल जाए तो ये मार दूंगा, लेकिन कन्फ्यूज़न में हूँ तो आप इसे देख लीजिएगा। गलत बताने से अच्छा है कि आप खुद इसे देख लीजिएगा। आ गया ध्वनि। देखिए जितना प्रश्न कराया, हर एक सेट में से 8 से 10 प्रश्न मिला लीजिए तो एग्ज़ाम में जब आप बैठे होंगे तो आपका दिल गार्डन हो गया होगा। ठीक है, पैराग्राफ ये गद्यांश नहीं पूछ रहा है, मत पूछे। व्याकरण पूछ रहा है ना। व्याकरण तो आप लोग कहते हैं कि मेरा हिंदी बहुत अच्छा है सर, हिंदी में नहीं पढ़ाइए, हम लोगों को साइंस पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए। और पता चला, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि भाषा आसान नहीं होता है तो पता चला सक्षमता 1 के दिन कि गद्यांश नहीं पूछा, धोखा हो गया। व्याकरण पूछ दिया, शुद्ध और शुद्ध वाक्य पूछ दिया, तो क्या गलती कर दिया? आप पढ़ाते हैं, हम तो कितना अर्जिकार दीर्घिकार गलती करते हैं, इसलिए शुद्ध अशुद्ध पूछ दिया हूँ ताकि राहुल सर अपने चैनल पे ना पढ़ा पाएँ। कोई बात नहीं, व्याकरण से था तो व्याकरण आप तैयारी तो कीजिए। ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की इकाई हर्ट्ज होती है। ध्वनि की मापा जाता है हर्ट्ज में, लेकिन प्रबलता की बात की जाएगी, प्रबलता की, तो ये डेसिबल। किसमें? डेसिबल नहीं, देखिए यहीं आ गया शुद्ध, डेसिबल। ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया हूँ 5-6 साल तक CBSE वालों को, तो इसलिए थोड़ा हिंदी में मुझे दिक्कत हो गया है। पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम से, पढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ पूछ रहा है यूनिट ऑफ साउंड, हर्ट्ज। क्या होगा? हर्ट्ज। तो ये आसान था, इंग्लिश आसान होता है हिंदी से, वो भी लैंग्वेज है, उतना भी आसान नहीं होता है। और एक चीज़ मैं शेयर करूँगा, यहाँ थोड़ा सा 2 मिनट हमें समय दे दीजिए। अगर आपका समय बर्बाद हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं सर समय नहीं है, आगे जल्दी जल्दी सवाल बताइए, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगा। आप किसी और चैनल पे चले जाइए। अच्छे से मेरे चैनल पे वहीं लोग जुड़ेंगे जो मन से तैयारी करते हैं। अधजल गगड़ी छलकत जाए, वो लोग मेरे चैनल से बिल्कुल रिमूव हो जाएं, मेरे चैनल को छोड़ दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनको अगर बेस्ट तैयारी करना हो, कुछ अच्छे चीज़, कुछ नया चीज़ सीखना हो, सिखाना हो, मुझे भी बताना हो, तो वो मेरे परिवार के सभी लोग इस GK स्टडीज़ पे जुड़े रहेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और गलती होगा तो मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट मार करके उस प्रश्न को व्हाट्सअप नंबर पे पार्टिकुलर भेज देंगे, या अब आपको मैं छूट देता हूं कि आप चैनल पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस नंबर का ये प्रश्न देख लीजिए, हम नंबर डाल के प्रश्न बनाऊंगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। तो ये जो मैं चर्चा कर रहा था कि सीटेट में लोग गलती क्या करते हैं और कैसे रिज़ल्ट फंसता है,
जिनको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश हिंदी में अगर ट्रांसलेट करने नहीं आती है, और वो क्या करते हैं कि लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चॉइस कर लेते हैं, उनका 10 नंबर भी नहीं आता है 30 में। मैंने भी फर्स्ट गलती यही किया था। मुझे भी इंग्लिश में अब तो आ जाता है, फर्स्ट में मुझे ये चीज़ नहीं आता था कि कैसे ट्रांसलेट कर लूँ, प्रैक्टिस उतना था नहीं, फॉर्म भरा एग्ज़ाम देने चला गया। तब मेरा 89 मार्क्स आया था और इंग्लिश 30 में मेरा मात्र 7 नंबर आया था, मात्र 7। तब मैंने अगले बार, मुझे दुख हुआ कि मैं इतना पढ़ाता हूँ और 1 नंबर से मिस किया, तो अगले बार मात्र 20 दिन मैंने पढ़ा, सिर्फ पढ़ाया बच्चों को एनसीईआरटी, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ। और इंग्लिश ना लेके मैंने लिया सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत, जो कि हिंदी से हूबहू मैच किया, और हिंदी में मेरा आया 18 नंबर और संस्कृत में आया 21 नंबर, गणित में आया 28 नंबर, पर्यावरण में आया 27 नंबर। तो मैं इसलिए इन तीनों चीज़ों का दावा करता हूँ। संस्कृत को आप लीजिए सेकेंड लैंग्वेज में, अगर इंग्लिश आपका स्ट्रांग नहीं है तो। अगर इंग्लिश में आपका 15-20 नंबर आता है तब आप इंग्लिश ही लीजिए, संस्कृत नहीं लीजिए। अगर आप बंगाली हैं तो बांग्ला लीजिए, मतलब जो दूसरा लैंग्वेज आपका स्ट्रांग है वहीं लीजिए। देखा देखी इंग्लिश नहीं लीजिए, वो इंग्लिश लिया है तो आप भी इंग्लिश ले लीजिए, सीटेट निकलेगा ही नहीं। सीटेट 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर से ही फंसता है, 80 नंबर तक तो कोई चला जाता है पढ़ के। तो ये चीज़ मैं वहाँ शेयर करूँगा, बताऊँगा कि कैसे सीटेट पास करना है, कैसे हम लोगों को 100 से अधिक 100 से अधिक अंक लाना है फर्स्ट अटैम्प्ट में। सारे चीज़ों की चर्चा होगी। देखिए, ध्वनि की गमन, ठोस में सर्वाधिक, ठोस, तब द्रव में कितने दिन ये चर्चा किया, कितने दिन चर्चा किया ये। और ध्वनि बिना माध्यम का, निर्वात में ध्वनि का चाल नहीं होगा, 0 हो जाएगा। निर्वात में आप किसी को गाली भी दे दीजिएगा तो नहीं समझेगा, लेकिन आपका ओठ का जो लिप चलता है उससे वो संकेत कर लेगा कि हमरा के गरियलई, एकरा कस के पिटबई, अखनी अलई, हमके गरिया के चल जबई, बहुत मार मरबई। ठीक है, सीखता हूँ थोड़ा थोड़ा। राघोपुर का भाषा वैशाली का बहुत अच्छा लगता है। हर जगह का बोली जो होता है काफ़ी प्यारा होता है। कहीं का ठेठ है, कहीं का काफ़ी अंग्रेजी है, चुना के लोग बोलते हैं, बड़े 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 के पता नहीं क्या करते हैं। मुझे वैसे करने नहीं आता है। मैं एकदम ठेठ भाषा में आपको पढ़ाऊँगा, चीज़ों के आपके ब्रेन में छाप दूँगा, ताकि आप परीक्षा में जाके कलम तोड़ के लिखें, या ऑनलाइन दे रहे हैं तो माउस तोड़ के टिक करें। तो माउस तोड़ दीजिएगा ना तो काम नहीं करेगा, बटन मत तोड़िएगा। खुशी इस बात की है कि बहुत सारे शिक्षक खुश हैं, तो मैं बोला था ना, खुशी आपकी मेरी खुशी को दोगुनी कर देती है। जब किसी के घर में कोई पास होता है ना, तो क्या खुशहाली होती है। और या सिलेक्ट होता है किसी, तो आप लोग तो पहले से सिलेक्ट हैं, आप में तो थोड़ी सी खुशहाली आई होगी। लेकिन सीटेट जो पास करेंगे, बीपीएससी टीआरई 4 पास करेंगे, उनके घर में एक अलग से रौनक आ जाएगी। मैं ये चाहता हूँ। चलिए, नेक्स्ट है कि ध्वनि की मैं बात कर रहा हूँ, तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि प्रकाश की चाल से कम होती है। इसीलिए बिजली जब कड़कता है तो आपको प्रकाश पहले दिखाई देगा और ध्वनि बाद में। दिवाली छठ आ रहा है, पटाखा उड़ाइएगा तो, या फिर हमारे जितने इस्लाम धर्म को मानने वाले भाई बंधु हैं, जो भाईजान लोग हैं, वो लोग भी अपने किसी न किसी, मुझे तो सब उनके पूजा के बारे में नहीं पता है, ईद उद में जाता हूँ अपने दोस्तों के घर, तो वो सब के बारे में मुझे पता है। तो वो लोग भी किसी फंक्शन में बम वम उड़ाते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, हम लोग भी फैलाते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा फैलाते हैं उनसे। तो शादी ब्याह में तो उसमें बम जो उड़ता है, पटाखा जो विस्फोट होता है, तो पहले आपको प्रकाश दिखाई देता है, ध्वनि बाद में। ऐसा क्यों? जो पहले जिसकी चाल तेज़ होगी, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है, और ये 332 मीटर प्रति सेकेंड ही मामूली होती है। तो ये ज़्यादा ना हुआ जी, तो निश्चित ही है कि ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आएगा। ऑडिएबल साउंड होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, और इंफ्रासोनिक होता है
अपस्राव की पतन अवस्राव कहा जाता है। इंफ्रासोनिक आप जान लीजिए इंग्लिश में, 20 हर्ट्ज से नीचे शायद अवस्राव ही कहा जाता है, और परास्राव 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, हाँ अवस्राव। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, तो 20,000 हर्ट्ज से नीचे के साउंड को अवस्राव तरंग कहा जाता है। तरंग की प्रबलता हर्ट्ज में, ये ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि को परास्राव कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक। तो ये हो गया ध्वनि से संबंधित। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना तो मुख्य उद्देश्य, 8वीं पंचवर्षीय योजना का शायद मुख्य उद्देश्य था LPG लिबराइजेशन 92 के समय। चलिए इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप देख लीजिएगा। हाँ, पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोनाल्ड मॉडल पर आधारित था, जो कृषि से संबंधित था। औद्योगिकीकरण शायद 8-9 में कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। औद्योगिकीकरण जो हुआ था, उद्योग से जो मतलब परिवर्तन किया गया था, LPG लाया गया था, गैस नहीं LPG। ये अर्थशास्त्र का टॉपिक है, आगे पढ़ाऊँगा मैं, तो यहाँ कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, तो आगे चल आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन सा है? तो कथक। क्या याद रखिएगा? कथक, कथक नहीं कथक। कथक कली आ जाएगा, कथक कली, तो ये केरल में भागिएगा। कथक कली तो ये केरल। शांत घाटी जो है, घाटी, पेरियार झील, टेपियोका, ये सब केरल, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल। तो ये कथक कहाँ? तो उत्तर प्रदेश। और कथक कली कहाँ? तो केरल। कथक कली, कली केरल, कली केरल। कथकों में क है तो वहाँ केरल नहीं जाइएगा, ये उत्तर प्रदेश। नौटंकी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ बिहू आप याद कर जाइएगा, बिहू। असम हो सके ये प्रश्न मैच करे, फेमस क्वेश्चन है। मधुबनी पेंटिंग तो आप जानते होंगे। बिहार का आप लोग लौंडा नाच, बिहार का लौंडा नाच। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 300। ये अनुच्छेद कहाँ से आ गया भाई? हमको बड़ा कंफ्यूज करता है, ये को अलगे परेशान कर देता है। तो संविधान के अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है? आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं भी जान जाऊंगा। चाहे मैं देख भी लूँगा, मैं तो पढ़ ही लूँगा, लेकिन आप भी कमेंट कर दीजिएगा। हरित क्रांति के जनक आ गया ना प्रश्न। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, कितने दिन से रट्टा मार रहा था मैं। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। तो हरित क्रांति के जनक भारत में नहीं बोला है, तो नॉर्मल बेरलॉग लॉग के साथ चले जाइएगा। भारत में कहे तो स्वामी नाथन के साथ चले जाइएगा। ऑप्शन में आपको इन दोनों को एक साथ नहीं देगा, एक नाम देगा। अगर दोनों दिया है तो भारत लगा है तो स्वामीनाथन के साथ, और विश्व में तो नॉर्मल बेरलॉग के साथ। बोला था ना कि गेहूं का जो गेहूं होता है, गेहूं उसका जो लिटिल पार्ट की खोज तो किसने? नॉर्मल बेरलॉग। प्रश्न में बताया था मैंने। स्वामीनाथन कितना बार कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल से ही लड़ा है, सबके चैनल से लड़ा है, लेकिन आप अनुमान लगा लीजिए कि आप 10 दिन पहले जुड़े चैनल पे और आप इतना खुश हैं। 1 महीना पहले जुड़े होते तो क्या हुआ होता। मैं सक्षमता 1 की तैयारी नहीं करा पाया क्योंकि उस समय मुझे समय नहीं मिला। मैं उस दियारा क्षेत्र में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो कहीं भी नया जाने में, एडेप्टेशन करने में समय लगता है, तो अब एडप्ट कर गया हूँ, वहाँ का माहौल समझ गया हूँ। काफ़ी मन लगता है, नाम का दियारा है, बहुत सारा प्यार मिलता है वहाँ के लोगों से। राघवपुर के लोग अच्छे हैं, वो नाम को भ्रम फैलाया गया है कि दियारा है, वहाँ बहुत क्राइम होता है। हर जगह गलत लोग हैं और हर जगह सही लोग हैं, तो आप सही के साथ रहिए। आप तो वहाँ जो करने गए हैं वो कीजिए, राजनीति के चक्कर में ना पड़िए। अनुच्छेद 343 भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। सभी अनुच्छेद को मैं नहीं रट्टा मारता, 1-2 प्रश्न आता है, इसे छोड़ देता हूँ। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? ये तो फेमस क्वेश्चन है। विराट कोहली किस खेल से संबंधित है?
एक हिंदी या इंग्लिश में पढ़ाया था, साइना नेहवाल, 3 या 4 क्लास में पढ़ाया था। साइना नेहवाल, साइना नहीं, साइना शायद होता है, जो भी होता है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? ये इंग्लिश का किताब पढ़ाया था तो मुझे मिला था, देख लीजिएगा। और लिएंडर पेस बताइएगा कि किस खेल से संबंधित थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम से एक प्रश्न आ ही गया, तो श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आप देख लीजिएगा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाली अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज से बिलोंग करती हैं, उनका भी आप जीवनी कभी पढ़िएगा, उन्होंने क्या खोया और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। और एक शेड्यूल ट्राइब से कोई बच्चा जब उभर के बाहर आता है, जैसे आप इतिहास अगर पढ़े होंगे तो शेड्यूल ट्राइब के बारे में आप, या फिर आप जो SC ST कहते हैं, वो क्या झेले हैं क्या नहीं, वो भी तो इंसान थे भाई। ठीक है, हम जनरल कास्ट से हैं, लेकिन इतिहास पढ़ने के बाद रूह खड़ी हो जाती है अगर सही से इतिहास पढ़ा जाए तो, कि क्या क्या हुआ होगा, कितना बीता होगा। जैसे अंग्रेज़ हम लोगों पे अत्याचार करते थे और बड़े लोग छोटे लोगों पे, तो छोटा लोग कभी होता है क्या? ये तो हम लोग बना दिए ना। और धर्म के नाम पे जो आजकल राजनीति हो रहा है और धर्म के नाम पे जो लड़ते हैं, मैं तो उन्हें सीधे कहता हूँ कि वो लोग जानवर हैं। मेरा मन मैं अल्लाह को मानूं या मेरा मन मैं राम को मानूं, आप कौन होते हैं मुझे धर्म समझाने वाले? इस पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। और कुछ कट्टरपंथी हमारे धर्म में भी है और उस धर्म में भी है, तो उन पे तो ज़्यादा गुस्सा आता है। हम लोग भी नौजवान हैं भाई, गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन किसी के मज़हब की, किसी के धर्म की अवहेलना करना, मेरे धर्म की अगर कोई अवहेलना करता है तो मन करता है जीभ खींच लूँ, या उसके धर्म की कोई अवहेलना करे तो उसको भी मन करता होगा कि जीभ खींच लूँ, लेकिन खींचना नहीं है। हम लोग संविधान के दायरे में हैं, और जो लोग इसे लांघ के जाने की कोशिश करते हैं वो लोग रसातल पे चले जाते हैं, यानी बड़े बिल्डिंग में चले जाते हैं या ऊपर चले जाते हैं। बाबा भेज देता है ऊपर। खैर डायरेक्ट ऊपर भी नहीं भेजना चाहिए, जांच पड़ताल करके। चलिए वो छोड़िए, राजनीति हो जाएगा, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं। मैं सभी धर्म के लिए, हम लोगों का एक अलग धर्म है और वो धर्म है एक शिक्षक, बस। भारत WTO का सदस्य कब बना? तो 1 जनवरी कितने को बना? जब इसकी स्थापना हुई तभी भारत इसका सदस्य बना था। तो कमेंट में आप जवाब दीजिएगा कब, और इसका मुख्यालय कहाँ है WTO का। UN की स्थापना कब हुई? 1945 में, यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना हुई। तो बताइए WTO की स्थापना कब हुई और भारत इसका कब सदस्य बना? बरदौली आ गया, बरदौली सत्याग्रह, सरदार की उपाधि इनको मिलेगा वहाँ के महिलाओं के द्वारा। तो शायद ये 1928 में किसान आंदोलन था बरदौली गुजरात का, जहाँ पे जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और वहाँ के महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी बरदौली सत्याग्रह के बाद। क्लास 10वां का जब आप इतिहास देखिएगा तो उसमें ये मिल जाएगा, ये डेट थोड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमिति शुंग ने की थी, याद रखिएगा। तो आप यहाँ गुप्त वंश देख लीजिएगा, गुप्त वंश श्रीगुप्त। जैन धर्म के संस्थापक देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म के तो ये बता ही दूँ, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, और ये जैन धर्म के भद्रबाहु। इसमें तीर्थंकर होते थे, क्या होते थे? तीर्थंकर। और वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर थे, जो कि वैशाली जिला से जुड़ा हुआ है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है? बताइएगा, तपन कुमार पटनायक का किस नृत्य से है? मुझे नहीं पता, आप कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। आइस हॉकी में देखिए, खेल से कितने खिलाड़ी बताया था?
तो आइस हॉकी का मैं चर्चा नहीं किया था, मैं कबड्डी का किया था, वॉलीबॉल का किया था। तो आइस हॉकी में भी 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय में? तो इसके भी ये स्टार मार्क कर लीजिए, मुझे इसका आइडिया नहीं है, आप कमेंट करके या मैं भी देख लूँगा, या आप कमेंट करेंगे तब भी मैं पढ़ लूँगा। कोई ज़रूरी थोड़े है कि हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि आप हमें शिक्षक ना समझें, आप लोगों से हम जूनियर हैं और जूनियर ही अभी रहेंगे और आपके एक छोटे भाई के रूप में हैं। हम लोग ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पे, मुझे आप वो दर्जा बिल्कुल नहीं देंगे शिक्षक का, माने टीचर का। मैं आप लोगों के बीच एक अच्छा दोस्त हूँ और एक अच्छा परिवार का छोटा भाई हूँ। तब भी आप लाइक नहीं करते हैं, इतना बात बनाने के बाद भी मत कीजिए। जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? बात नहीं बनाता हूँ, दिल से बोलता हूँ कि मैं सबको अपना परिवार मानता हूँ। मतलब एक अच्छा दोस्त परिवार से कई गुना ज़्यादा एक अच्छा दोस्त होता है। जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में चले जाइए। चलिए तमिलनाडु, तमिलनाडु काफ़ी फेमस है, यहाँ मंदिर उंदिर खूब ज़्यादा है, यहाँ से प्रश्न खूब बनता है। तमिलनाडु में ही सेलम, देखिए सेलम जो है, सेलम क्या है? तो इस्पात संयंत्र जो दक्षिण भारत का इस्पात संयंत्र है, ये तमिलनाडु के ही आसपास है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका को, फिर अनुच्छेद आ गया, काहे परेशान कर रहे हो यार, अनुच्छेद से तो काफ़ी प्रश्न ले लिया ये, और 5 प्रश्न छोड़ना मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे अब अनुच्छेद पे काम करना है। आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चल जाए। आर्टिकल पे मुझे काम करना होगा, नहीं तो अगर एग्ज़ाम में 3 प्रश्न पूछ दिया तो मेरिट 1-2 नंबर से नहीं बन पाता है। और मैं सीटेट 1 में 1 ही नंबर से मिस किया था, वो भी एक गलती इंग्लिश चुनकर। जब संस्कृत लिया तो दूसरे बार में 104 नंबर आ गया, ज़्यादा नंबर नहीं है, 104 ही है। सेल्फ पढ़ाई के 20 दिनों की तैयारी से, क्योंकि उस समय प्राइवेट स्कूल में था, कोचिंग चलाता था। वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व कितने हैं? तो 11 हैं। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। देखिए ये सब प्रश्न तो मुझे काफ़ी, लेकिन वो अनुच्छेद उतना आया हमको याद नहीं होता है, पता ना क्यों। और अब याद नहीं करूँगा, अब देखूँगा और मैं अपना उसमें ट्रिक मैथ लगाऊंगा कि कैसे इसको समझना है, ऑप्शन से पकड़ूंगा। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। साथ ही साथ बता दूं, मूल संविधान में कितने दिन चर्चा किया था कि 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। और जो आपका संपत्ति का अधिकार है ये विधिक बन गया है, यानी कानूनी अधिकार 300 आर्टिकल 300A यानी क में चला गया है। तो अब संविधान में 6 ही मूल अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य कितने? 11। तो वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व तो 11। और किस देश ये अधिकार, मौलिक अधिकार लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और कर्तव्य, ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, और कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। चलिए, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से। ये सब, हाँ, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत अफ्रीका के संविधान से। ये सब मैं पढ़ चुका हूँ, बस अनुच्छेद हमको परेशान कर देता है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए, एक तो प्रश्न यही मिल गया है कि जहाँ बैडमिंटन खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो कोर्ट। यहाँ प्रश्न छुपा हुआ है, तो ये मैंने निकाल के आपको बता दिया। लीजिए, 44 फीट। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये विधिक अधिकार हो गया है, यानी कानूनी अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर विधिक यानी कानूनी अधिकार आर्टिकल 300 क में रख दिया गया। चलिए आगे चलते हैं।
नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्र लिख रहा हूँ, रविंद्र ने, देखिए कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और साथ ही साथ बता दूं, आपका जो राष्ट्रगान है और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, इन्हीं के द्वारा रचना की गई है। और एक चीज़ और इनसे प्रश्न पूछता है, इनके एक पुस्तक का प्रश्न पूछता है काफ़ी फेमस, और देख लीजिएगा आप लोग, ध्यान में नहीं आ रहा है। जब मैं सोचता हूँ कि जहाँ पे पढ़ा हूँ वहाँ सब चर्चा कर दूँ इसकी। एक पुस्तक इनका बहुत फेमस, ध्यान में नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा आप लोग, चाहे यहाँ आप यहीं देखिए। कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होइए, जाइए एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा के आइए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कैसा एग्ज़ाम गया। और मैं तो बोला ही था कि भगवान और अल्लाह से दुआ करूँगा, या आप जिस धर्म से हो उस धर्म के देव भगवान से दुआ करूँगा कि आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाए, ताकि मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो। आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा और मैं खुशी मना रहा हूँ। ऐसा क्यों? चैनल को वायरल करने के लिए नहीं। आप लाइक नहीं भी कीजिए, लेकिन पढ़िए और कमेंट कीजिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। लाइक नहीं कीजिए, शेयर नहीं कीजिए, नहीं बोलूँगा। क्रिकेट विश्व कप 1983 का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ? तो ये जीता कौन था पहले ये जान लीजिए, भारत। और ये इतना रोचक उस समय की कहानी है कि हमारे भारतीयों को इंग्लिश बोलने से डर लगता था। तो क्रिकेटर्स, कपिल देव साहब कैप्टन थे पाजी, तो वो कहते थे कि क्यों ना पहले ही मैच में हार के चला जाए और कि इंग्लिश माइक के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने ना बोलना पड़े। लेकिन इन्होंने इतना मेहनत किया कि ये वर्ल्ड कप जो देश लगातार 2 बार जीता था, और उसका एक जो बैट्समैन था, काफ़ी बॉलर उससे डरते थे, और जिस बॉलर का वो पिटाई कर रहे थे उस मैच में, उसी ने उसको आउट कर दिया। तो ये होता है क्रिकेट का मैच। उस समय क्रिकेट इतना प्रचलित नहीं था, लेकिन जब भारत जीता उसके बाद भारत में क्रिकेट का क्रेज़ बढ़ा। और ये लॉर्ड्स के मैदान पे मैच चल रहा था, लॉर्ड्स के मैदान पे इंग्लैंड में। और 1983 का विश्व कप का खिताब भारत ने जीत लिया। और ये इंग्लिश बोलने के डर से सोचते थे कि पहले ही हार के चला जाएगा। जैसे नहीं होता है, मंच पे हमको जाना है बोलने के लिए तो बाथरूम लग जाता है। ये अपना ही कहानी मैं बता रहा हूँ। मुझे एक बार प्राइवेट स्कूल में बोलता था, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलता था, लेकिन जब नया नया था ना, तो एक दिन परिचय कराने के लिए भाई बुला दिया गया पूरे असेंबली के सामने। तो एक जगह गया था मैं इंटरव्यू देने, तो वहाँ परिचय कराना था, तो सीधे डायरेक्ट असेंबली में। अब पैर मेरा काँप रहा था, तो मैं बोला आ रहा हूँ सर, टॉयलेट लगा हुआ है, और बहाना बना के गया, असेंबली समाप्त हो गया, मैं गया ही नहीं। लेकिन अब मंच पे बोलना हो तो दिक्कत नहीं होता है। शुरुआती स्टेज में हर किसी को दिक्कत होता है, और झूठ बोलना कि नहीं मैं बचपन से ही सब जानता हूँ, तो भाई वो तो काफ़ी ज़्यादा IQ वाले, 130 प्लस IQ वाले, यानी जीनियस बच्चे वो हैं। सीटेट का ये प्रश्न है विद्धि लब्धि, हर जगह प्रश्न ढूंढिए, आपको हर जगह प्रश्न ढूंढने के लिए मैं मजबूर करूँगा। पढ़ाई वही है। अमजद अली खान साहब आ गए, चलिए सितार लेकर के अमजद अली साहब का स्वागत किया जाए। सितार या गिटार, बड़ी सरोद, सितार नहीं, सितार का तो पंडित रविशंकर। देखिए गलती हो गया था ना यहाँ, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर साहब ये सितार। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां फेमस थे। आप तबला वादक भी देख लीजिएगा। और यहाँ पूछा है अमजद अली खान साहब, तो इनके साथ हम लोग सरोद लेके चलेंगे। क्या लेके? सरोद। भारतीय म्यूजिशियन थे, सरोद के ये अच्छे वाद्ययंत्र, सरोद वाद्ययंत्र से ये संबंधित है। सितार से पंडित रविशंकर, शहनाई से बिस्मिल्लाह खां, और तबला वादक आप देख लीजिएगा फेमस जाकिर हुसैन का नाम सुने होंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति में किस फसल, खाद्यान्न फसल, गेहूं और चावल पे काफ़ी विशेष ध्यान दिया गया। चीन की राजधानी बीजिंग,
अनुच्छेद फिर आ गया अनुच्छेद। यार ये तो हद कर दिया है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है मेरा। ये आर्टिकल 168, ये शायद 168 केंद्र और राज्य के बीच मतलब शक्तियों का बंटवारा, या फिर छोड़ देता हूँ मैं, मेरे बस का ही नहीं है। परेशान कर दिया ये आज हमें। आज बैठ कर 3 घंटे इसी पे मुझे मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत परेशान करता है। अच्छा आर्टिकल जो एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम का 10 वर्षों का लूँगा, 10 वर्षों तक का अलग अलग परीक्षाओं का देखूँगा कौन कौन सा आर्टिकल फेमस ये पूछा है। सब आर्टिकल को पढ़ने के स्मार्ट तरीके से पढ़िए ना। हाँ ठीक है, नहीं लड़ा एग्ज़ाम में, भाग खराब है, नहीं लड़ा। 2018 का एशिया खेल की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो ये इंडोनेशिया ने किया था, इंडोनेशिया। कौन? इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न, ऊँट का मेला। तो मान लीजिए हमको आंसर पता नहीं था। रेगिस्तान का ये जहाज़ कहा जाता है, और भारत में राजस्थान में थार रेगिस्तान है, तो ये राजस्थान में ही मेला लगता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऊँट का जो हाँ, यहाँ एक सीटेट वालों के लिए, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों के लिए एक प्रश्न छुपा है। ऊँट का जो कुबर होता है ये क्या होता है? तो ये वसा होता है, जिसमें ये पानी संचित रखते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में पड़ोसी द्वीप देश कौन सा है? तो द्वीप आप गोली मारिए, ये आपको फंसाने के लिए द्वीप लगाया है। दक्षिण में 2 ही देश हैं माने इसके पड़ोसी, श्रीलंका और कमेंट में जवाब दीजिएगा। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है, पाक जल संधि। मैकमोहन सीमा रेखा, मैकमोहन भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। डुरंड, अरे हुरंड नहीं, हुरंड हो रहा है, डुरंड। तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। और साथ ही साथ रेड क्लिफ, इसको लेकर के काफ़ी झमेला चलता है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच। याद रखिएगा आप लोग। ये तो आप अभी देख लिए। रंगाबाती डांस किस राज्य में? अरे रंगा कहीं मिला था ये मुझे सेट में। उड़ीसा, सिमलीपाल, हाँ चलिए आ गया याद। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, तो ये रंगाबाती भी उड़ीसा। कोणार्क टेम्पल उड़ीसा। चलिए, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। बादशाह का विलोम शब्द क्या होगा? तो रंग, भिखारी। देख लीजिएगा आप। अंधकार का तद्भव होगा, तो अंधकार का तद्भव क्या होगा? अंधेरा। क्या होगा? अंधेरा। नेक्स्ट, अहंकार का पर्यायवाची शब्द घमंड। नेक्स्ट, वंश का पर्यायवाची शब्द तो कुल, खानदान। 2036 का ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अरे ये तो मैं करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछ दिया। भारत ऑप्शन में था क्या? अरे याद आ गया। देखिए ये बड़ी गर्व की बात है कि ओलंपिक का आयोजन हमारे भारत में होने जा रहा है। 2036 देख लीजिएगा आप लोग, स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारत या चलिए देख लीजिएगा इसे। घर घाट एक करना है, घर घाट यानी घाट एक करना, घर नहीं, घाट एक करना। आप सक्षमता देने के लिए हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं ये सब घाट एक कर दिए, माने कड़ी मेहनत किए और उनका फल उनके मुताबिक मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। तो ये घाट तो कड़ी मेहनत हो जाएगा, कड़ी मेहनत। अगला, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सरिता। चलिए, नदी का पर्यायवाची शब्द तरंगिनी, सरिता। याद रखिएगा, सरिता शायद कैसे लिखा जाता है? सरिता, ऐसे या ऐसे? आप लोग मुझे बताइएगा, ए या बी, शुद्ध और अशुद्ध बताइएगा। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है ये आंसर कि आपको अच्छा लगा होगा और ये 25-26 में हेल्प करेगा। और एक मैथ का वीडियो लाऊंगा
20 प्रश्न, ज़्यादा नहीं, मात्र 20, जिसमें समय, कार्य और समय, यूलर फार्मूला, ये सब होगा। और सीटेट दिसंबर के पैटर्न पे आधारित होगा, जो कि सक्षमता में वहाँ से प्रश्न लड़ जाएगा, मैच करेगा। उम्मीद है कि आप इसे लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट।